हेलो एवरीवन। तो ये लेक्चर नंबर 4 है अपने इम्पॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया का। इससे पिछले वाली वीडियो में हमने देखा था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान इन दोनों के रिलेशनशिप्स कैसे बिगड़े। जो हमारी प्लेन की हाईजैकिंग हुई थी, और दूसरी बात जो बांग्लादेश में जो अवामी लीग थी, उनके जो दलाई लामा थे उसको हमने शह दिया था, और इस वजह से हमारे और पाकिस्तान के रिलेशंस बिगड़े थे। तो ये जितनी भी छोटी मोटी चीज़ें हमने पिछले वीडियो में देख चुका है। अब हम आज ये देखेंगे कि इन सारी कारणों के वजह से फाइनली वॉर कैसे चालू हुई। ठीक है। सो बिगिनिंग ऑफ द वॉर, आज हम ये पढ़ रहे हैं, यहाँ से पढ़ रहे हैं। On the 12th November 1971, the situation on the Indo-Pak eastern border become explosive. तो 12th नवंबर 1971 की बात है कि जो सिचुएशन थी इंडो पाक ईस्टर्न बॉर्डर की, वो बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोसिव हो गई थी। आर्मीज ऑफ बोथ द कंट्रीज केम आउट अगेंस्ट ईच अदर। दोनों ही कंट्रीज की जो आर्मी थी वो एक दूसरे के समक्ष आके खड़ी हो गई थी, एक दूसरे के खिलाफ आके खड़ी हो गई थी। ठीक है। while some Pakistani tanks while fighting with the Mukti Wahini entered the Indian territory। तो इनकी जो लड़ाई थी वो बेसिकली किससे थी, मतलब इनकी जो ये अपना बांग्लादेश का जो अवामी लीग था, इनसे इनकी मेन लड़ाई थी। लेकिन क्या हुआ कि ये उनसे लड़ते लड़ते इंडिया की टेरिटरी में भी आ गए। ठीक है। तो मुक्ति लीग, व्हाट इज मुक्ति लीग, बेसिकली वो मुक्ति वाहिनी क्या थी, वो जो अवामी लीग को इनसे ऑटोनॉमी चाहिए था। ठीक है। तो वो बेसिकली मुक्ति वाहिनी थी, और इनसे लड़ते हुए पाकिस्तान की जो टैंक्स थी वो इंडियन टेरिटरी में आ गई थी। इंडियन आर्मी डिस्ट्रॉयड द टैंक्स। इंडियन आर्मी ने क्या किया, उन टैंक्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। पाकिस्तान मेड एरियल अटैक्स ऑन द वेस्टर्न साइड्स फ्रॉम श्रीनगर टू आगरा। तो पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने एरियल अटैक्स किए, मतलब कि अपनी एयरफोर्स से पाकिस्तान ने अटैक करना चालू करे। कहाँ पे, वेस्टर्न साइड फ्रॉम श्रीनगर टू आगरा। ठीक है। यहाँ पे इन्होंने अटैक करना चालू किया। पाकिस्तानी एंटर्ड इन लार्ज नंबर्स फ्रॉम द Poonch area of Jammu and Kashmir and opened fire on the post of western borders। तो पाकिस्तानी जो थे वो कहाँ से एंटर होने लगे, बहुत ज्यादा नंबर में। वो लोग जो ये पूंछ एरिया है कहाँ का, जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ से वो लोग एंटर होने लगे और ओपन फायर करने लगे। ठीक है। ऑन द पोस्ट ऑफ वेस्टर्न बॉर्डर्स, यहाँ जो वेस्टर्न बॉर्डर्स थे वहां पे ओपन फायर करने लगे। कौन, पाकिस्तानी। ठीक है। सो हाँ, so government of India was fully alert and gave a befitting reply to the attack। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी वो इस जो भी ये चीजें हो रही थी उसके लिए पूरी तरह से तैयार थी, और उन्होंने एक अच्छा रिप्लाई दिया ये जो चीजें हो रही थी, पाकिस्तान जो ये कर रहा था उसको। इंडिया took action to drive out the enemy from both the borders। तो सबसे पहले तो इंडिया was fully alert and gave a befitting reply to the attack। India took action to drive out the enemy from both the borders। तो इंडिया ने एक्शन लिया ताकि वो both the border से एनिमी को खत्म कर सके, एनिमी को हटा सके। As the war activities aggravated, efforts to stop the war began at the international level। तो जैसे ही ये war activities aggravated, मतलब ये जैसे ही बढ़ने लगी, efforts to stop the war began at the international level। तो जो ये efforts थे, ये दोनों की लड़ाई को, मतलब इंडिया और पाकिस्तान की भी जो war हो रही थी, जो फाइट हो रही थी, इसको रोकने का इंटरनेशनल लेवल पे तैयारी होने लगी। अमेरिका वांटेड टू सेव पाकिस्तान फ्रॉम दिस कंडीशन। अमेरिका चाहता था कि किसी तरह पाकिस्तान को बचा ले इस कंडीशन से। अमेरिका वांटेड टू सेव पाकिस्तान फ्रॉम दिस कंडीशन। अमेरिका's इंटेंशन was not to find out a proper solution for the बांग्लादेश प्रॉब्लम। अमेरिका का ये इंटेंशन नहीं था कि वो कोई एक प्रॉपर सोल्यूशन पता करे बांग्लादेश प्रॉब्लम के लिए, बांग्लादेश को सेव करे, पाकिस्तान को सेव करे, उनके बीच में हार्मनी लाए। ऐसा कुछ भी अमेरिका की नीयत नहीं थी। उसकी नीयत क्या थी, किसी तरह से पाकिस्तान को इस कंडीशन से सेव करना उसकी नीयत थी। These efforts did not bear any fruits। लेकिन इन जो ये efforts लगाए जा रहे थे इस क्षेत्र में, उसने कोई फ्रूट्स नहीं दिए, उसने कोई फल नहीं दिए। इंडिया स्टेटेड दैट प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व ओनली व्हेन द पाकिस्तान आर्मी विथड्रॉ फ्रॉम बांग्लादेश। इंडिया ने क्या बोल दिया ऐसे टाइम पे कि जब ये प्रॉब्लम तभी खत्म होगी जब पाकिस्तान की जो आर्मी बांग्लादेश में है उसे हटा लिया जाए और वापस अपने पाकिस्तान ले जाया जाए, तभी ये प्रॉब्लम जो है खत्म होगी। सो इंडिया
stated the problem can be solved only when the Pakistan's army withdraw from Bangladesh. Lakhs of refugees came to India on account of the inhuman atrocities created by the Pak force on the people of East Pakistan. East Pakistan means Bangladesh. So lakhs of refugees मतलब कि लाखों refugees you know ना what is refugees मतलब कि जो लोग वहां से वहां के रहने वाले हैं लेकिन वो इंडिया में आ रहे थे, तो बहुत सारे लोग वहां से इंडिया में आए। क्यों आए? क्योंकि उनपे बहुत सारी एट्रोसिटीज करी जा रही थी, मतलब कि बेसिकली बहुत सारे जुल्म ढाए जा रहे थे। किसके द्वारा? पाकिस्तान की जो आर्मी है, पाक फोर्सेस, मतलब कि पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं उनके द्वारा बहुत ज्यादा उनपे अत्याचार किए जा रहे थे। उनसे डर के, उनसे बच के वो लोग कहाँ आ रहे थे? इंडिया आ रहे थे। तो लैक्स ऑफ refugees came to India on account of the inhuman atrocities created by the Pak forces on the people of East Pakistan. Pakistan, in order to retain its control over East Pakistan, converted this war into Indo-Pak war, and India has also to fight for self-defense. तो पाकिस्तान जो था उसको किसी भी तरह ईस्ट पाकिस्तान पे कंट्रोल चाहिए था, और इस कंट्रोल के चलते उसने क्या किया कि हम क्या करते हैं, हम इस वॉर को इंडो पाक वॉर डिक्लेयर कर देते हैं। अब इससे होगा ही क्या? ये इंडो पाक वॉर मतलब कि बेसिकली जो उस टाइम पे ईस्ट पाकिस्तान था वो क्या था? पाकिस्तान का ही एक पार्ट था, जिसपे वो और ईस्ट पाकिस्तान वाले लोग क्या बोले थे कि हमको यहाँ की तुम सुप्रीमेसी दे दो, यहाँ की ऑटोनॉमी दे दो, हम अपनी गवर्नमेंट खुद बना लेंगे, हमें तुम्हारे मिलिट्री की जरूरत नहीं है, तुम्हारे डिक्टेटरशिप की जरूरत नहीं है, हम अपनी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाएंगे। ऐसा किसने बोला? ईस्ट पाकिस्तान ने बोला। अब नाउ जो भी हो, जो ईस्ट पाकिस्तान है वो क्या है? पाकिस्तान का ही पार्ट था उस वक्त। तो अब वो अपने आप से ही कैसे लड़े बेसिकली? तो ये उसको ऑक्यूपाई करने के लिए, किसी तरह वापस चीजें ठीक करने के लिए उसने क्या सोचा कि हम इस वॉर को इंडो पाक वॉर कर देते हैं, ठीक है। और इंडो पाक वॉर से हम क्या करेंगे? लड़ाई का बहाना देके हम उसको मिलिट्री से ऑक्यूपाई कर लेंगे। किसको? ईस्ट पाकिस्तान को। अब जब ये सारी चीजें हो रही थी तो what they underestimated, Pakistan underestimated was Indian force, Indian military, ठीक है। तो अब इंडिया ने क्या किया? जो इंडिया था उसको भी अपने सेल्फ डिफेंस के लिए लड़ना ही पड़ा, क्योंकि वॉर को इंडो पाक वॉर डिक्लेयर किया गया है, तो इंडिया ने भी लड़ना चालू कर दिया। सो पाकिस्तान, इन ऑर्डर टू रिटेन its control over East Pakistan, converted this war into Indo Pak war, and India has also to fight for सेल्फ रिस्पेक्ट। इंडिया को भी अपने सेल्फ डिफेंस के लिए फाइट करना पड़ा। द वॉर कंटिन्यूड एंड इन द मीन टाइम इट गेव रिकॉग्नाइजेशन टू बांग्लादेश। जो ये वॉर था वो कंटिन्यू हुआ, एंड इन द मीन टाइम इट गेव रिकॉग्निशन टू बांग्लादेश। और मीन टाइम में इसने क्या किया? बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज किया। Therefore, Pakistan broke its diplomatic relations with India, और इसी वजह से जो है पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप तोड़ लिए। किसके साथ? इंडिया के साथ। When America saw that Pakistan will have to face defeat on all the fronts, it decided to take the issue of Indo-Pak war to United Nations organizations. अब अमेरिका क्या चाहता था? पाकिस्तान को किसी तरह इस कंडीशन से निकाल लेना चाहता था। कौन? अमेरिका। जब अमेरिका ने ये देखा कि जो पाकिस्तान है उस कोई चारा ही नहीं है कि पाकिस्तान जीते, फ्रॉम ऑल द साइड्स पाकिस्तान विल बी द वन हु विल गेट डिफीट, who will face defeat। तो बेसिकली जब अमेरिका ने ये चीज देखी तो उसने सोचा कि चलो अब देखो पाकिस्तान तो बच नहीं पाएगा, तो किसी तरह हम क्या करते हैं, ये इंडो पाक वॉर को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के पास लेके जाते हैं, ठीक है। अमेरिका saw the Pakistan will have to face defeat on all fronts, it decided to take the issue of Indo-Pak war to United Nation organizations. Pakistan had started the war with the preparation, but it was defeated on all the fronts. पाकिस्तान ने ये जो पूरी वॉर चालू करी थी वो प्रिपरेशन के साथ की थी, ठीक है, उसने बहुत तैयारी के साथ की थी, लेकिन तब भी उसको हर तरफ से हार झेलनी पड़ी। Defeated on all the fronts. India, in its combined action of army, नेवी एंड एयरफोर्स कंपेल्ड पाकिस्तान टू सरेंडर। इंडिया की जो कंबाइंड एक्शन थी, कंबाइंड एक्शन किस किस की कंबाइंड एक्शन? इंडिया की जो आर्मी थी, इंडिया की जो नेवी थी, इंडिया के जो एयरफोर्स थे, मतलब ये जो ये तीनों मेन फोर्सेस जो होते हैं किसी भी मिलिट्री के, तो इंडिया के जो तीन मेन फोर्सेस थे उन्होंने कंबाइनली पाकिस्तान पे अटैक किया और पाकिस्तान को मजबूर कर दिया कि उसको सरेंडर करना पड़े। सो आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स कंपेल्ड पाकिस्तान
to surrender. Pakistan army was surrounded from all the sides. तो पाकिस्तान की जो आर्मी थी that was surrounded from all the sides, मतलब वो पूरे साइड से सराउंड हो चुकी थी. Under the circumstances, the commander of Pakistan Army General Niazi signed the letter of surrender on 16th December 1971 in Dhaka. तो इन पे क्या हुआ, इस जब हमने ऑलरेडी सब कुछ मतलब हरा दिया है पाकिस्तान को, उनकी सारी पूरी आर्मी को चारों तरफ से घेर के रखा है, उनको डिफीट सहनी पड़ी, तो हमारे जो पाकिस्तान के उस टाइम पे कमांडर थे, क्या नाम था उनका, नाम याद रखना है अपन को, आर्मी जनरल नियाजी, ये जो कमांडर थे पाकिस्तान के, उन्होंने लेटर ऑफ सरेंडर साइन कर दिया. कब? 16 दिसंबर 1971 इन ढाका, मतलब ढाका वाली जगह पे इन्होंने 1971 दिसंबर में 16 तारीख को इन्होंने साइन कर दिया लेटर ऑफ सरेंडर. लेटर ऑफ सरेंडर मतलब कि हाँ, इंडिया वन एंड वी लॉस्ट. देखिए ये जो लेटर है ये किसने साइन किया? आर्मी जनरल नियाजी ने. नाउ जनरल नियाजी along with 93,000 soldiers surrendered before the Indian General Jagjit Singh Arora. तो जनरल नियाजी along with 93,000 soldiers, मतलब 93,000 soldiers surrendered before the Indian general. उस टाइम पे इंडियन जनरल कौन थे? जगजीत सिंह अरोड़ा. इनके सामने इन सारे 93,000 प्लस इनके जो कमांडर थे जनरल नियाजी, इन्होंने सरेंडर कर दिया. पाकिस्तान was compelled to stop war on the western front also. अब पाकिस्तान के पास और कोई चारा नहीं बचा था, वो हारी हुई टीम थी, वो हारा हुआ देश था, उसको वेस्टर्न फ्रंट से भी अपनी जो वॉर थी उसको बंद करना पड़ा. So Pakistan was compelled to stop war on the western front also. ठीक है. नाउ अब ये तो थी कि अपन ने वॉर कैसे करी. ठीक है. अपन ये वॉर चालू कैसे हुई, वॉर कहाँ कहाँ हुई, क्या हुई, अपन ने ये देखा. अब अपन देखेंगे कि कॉसेस ऑफ डिफीट क्या थे पाकिस्तान के, क्यों पाकिस्तान हारी. उससे पहले अपन यहाँ के नोट्स देख लेते हैं. ठीक है. सो सबसे पहले इन सबकी जो शुरुआत हुई वो किधर से हुई, है ना. 12 नवंबर, यहाँ से चालू कर देती हूँ. ऑन 12 नवंबर 1971 the armies of both the countries came out against each other. और फिर ये बेसिकली चालू कैसे हुआ था कि जो पाकिस्तान के जो टैंक्स थे वो मुक्ति वाहिनी से लड़ते लड़ते इंडियन टेरिटरी में आ गए थे. सो सॉरी फॉर द स्पेलिंग. ठीक है. और फिर इन टैंक्स का क्या हुआ था? Indians crushed these tanks. Then what? हाँ, उसके बाद क्या हुआ था? एक तो ये मुक्ति वाहिनी से ये लोग जो टैंक्स थे वो इंडिया में ले आए थे. दूसरी चीज क्या, इनको बांग्लादेश से इनकी असली लड़ाई थी, लेकिन इन्होंने इस वॉर को क्या डिक्लेयर किया? इंडो पाक वॉर डिक्लेयर किया. किसको? ये वॉर को. इसमें एक चीज ये भी लिख लेनी है कि अमेरिका जो था वो किसी तरह क्या बोलते हैं, पाकिस्तान को इस कंडीशन से निकालना चाहता था. अमेरिका वाज आल्सो अ ग्रेट फिगर इन दिस. सो
फाइन। दूसरा पॉइंट क्या है? यही कि उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान से जो उनकी लड़ाई थी उसको इंडो पाक वॉर डिक्लेयर कर दिया। पाकिस्तान इन ऑर्डर टू ऑक्यूपाई ईस्ट पाकिस्तान declared all this as Indo-Pak War. India was compelled to fight for self-defense. Fine. उसके बाद with all the fronts, with all its three forces, army, navy, and air force, India defeated Pakistan with combined force of army, navy, and air force. India defeated Pakistan. फिर क्या हुआ? जो उनके जनरल थे, क्या नाम था उनका? उनके जनरल का नाम था आर्मी जनरल नियाजी। ठीक है, इन्होंने लेटर ऑफ सरेंडर साइन किया कब? 16 दिसंबर 1971 इन ढाका। सो फाइनली in 1971, sorry, on 16th December, Pakistan's Army General Niazi, along with 93,000 soldiers, signed a letter of surrender. ठीक है, ये था सब कुछ कि जो अपनी पाकिस्तान है वो डिफीट हो चुकी थी फाइनली। अब अपन देखेंगे कि आखिर पाकिस्तान की ये जो डिफीट थी उसका कारण क्या था। कॉजेस ऑफ डिफीट ऑफ पाकिस्तान। The 1971 Indo-Pak was continued for 14 days. It proved a costly affair for Pakistan. So जो 1971 की जो वॉर हुई, इंडो-पाक की जो वॉर हुई, वो काफी ये 14 दिन के लिए चली। ठीक है, ये याद रखना है कि कितने दिनों के लिए चली, क्या हुआ, कौन आर्मी जनरल था, अपने इंडियन आर्मी जनरल कौन थे, मतलब ठीक है, ये सारी बातें अपन को याद रखनी है। सो 1971 में जो इंडो पाक जो ये वॉर हुई, इसमें कितने दिन चली? 14 दिन चली पूरे। तो इट प्रूव्ड अ कॉस्टली अफेयर फॉर पाकिस्तान। ये एक बहुत ही ज्यादा कॉस्टली अफेयर साबित हुआ। किसके लिए? पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान हैड टू पे अ हेवी प्राइस बाय लूजिंग अ वास्ट एरिया ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। पाकिस्तान को एक बहुत ज्यादा हेवी प्राइस देनी पड़ी इस वॉर के चलते। और वो प्राइस क्या थी? उसने पूरे ईस्ट पाकिस्तान को लूज कर दिया इस वॉर के चलते। पाकिस्तान हैड टू पे अ हेवी प्राइस बाय लूजिंग अ वास्ट एरिया ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, अ वास्ट एरिया ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। सो ईस्ट पाकिस्तान केम इनटू बीइंग एज एन इंडिपेंडेंट नेशन बांग्लादेश। और यही ईस्ट पाकिस्तान जो फ्री हो गया, वो क्या उसे क्या बोला गया? इंडिपेंडेंट नेशन बोला गया, जिसका नाम आज क्या है? बांग्लादेश। सो अब हम देख रहे हैं कि व्हाट वर द बेसिक रीजंस ऑफ द डिफीट ऑफ पाकिस्तान। तो ये अच्छे पॉइंट्स दिए हुए हैं, अपन को ये पॉइंट अच्छे से याद रखना है। सो फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ आर्मी स्ट्रेंथ इट वाज वीक। ठीक है, तो अगर हम आर्मी स्ट्रेंथ की बात करें तो जो पाकिस्तान था वो क्या था? वीक था। पाकिस्तान मॉरल साइड वाज वीक। मॉरल साइड मतलब कि वो एक अच्छे रीजन के लिए नहीं लड़ रहा था, उसको सिर्फ अपने मतलब
उस टेरिटरी को अपना रखना था, जबकि वहां के लोग उसके अंडर रहना ही नहीं चाहते थे, पाकिस्तान के अंडर रहना ही नहीं चाहते थे। स्टिल पाकिस्तान को उसे अपने अंडर रखना था। ये एक गुड मॉरल वैल्यू नहीं है। एक मॉरल वैल्यू वाला जो कंट्री है वो कभी किसी को अपने अंडर जबरदस्ती नहीं रखेगा, राइट। सो जो भी है, तो पाकिस्तान मॉरल साइड वाज वीक। पाकिस्तान हैज अडॉप्टेड अ डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी अगेंस्ट ईस्ट पाकिस्तान विच रिजल्टेड इनटू अ मास स्ट्रगल। ठीक है, तो पाकिस्तान जो था उसने एक डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी अपनाई थी, किसके अगेंस्ट? ईस्ट पाकिस्तान के अगेंस्ट, और इसी वजह से वहां पे एक मास स्ट्रगल हुआ। द बंगाली पीपल वर फाइटिंग फॉर अ नेशन ऑफ देयर ओन। तो बंगाली, वहाँ के मोस्टली जो पीपल थे बंगाली लोग थे। तो जो बंगाली पीपल थे वो अपने खुद के नेशन के लिए लड़ाई कर रहे थे, ठीक है। The military rule of Pakistan was ignoring the democratic process for which the army rule had to pay heavily. तो जो military rule था पाकिस्तान में क्या था? military rule था, right? तो military rule जो था पाकिस्तान का was ignoring the democratic process for which the army rule had to pay heavily. जो military rule था पाकिस्तान को democratic process को ignore कर रहा था, और इसी वजह से उनके आर्मी को बहुत ज्यादा हैवी पे करना पड़ा, बहुत लंबी कीमत चुकानी पड़ी इस बात की। तो वहाँ देखो, जहाँ मिलिट्री रूल होता है वहाँ मोस्टली जो है लोगों की नहीं सुनी जाती है। मोस्टली लोगों की नहीं सुनी जाती है, मतलब इफ द गवर्नमेंट इज गुड दे कैन हियर, बट द थिंग इज दे जो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट थी इट वाज नॉट गुड। उनको बस किसी भी तरह अपने कब्जे में रखना था लोगों को, ठीक है। कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही थी, कुछ नहीं हो रही थी। ऊपर से द होल पाकिस्तान वाज ऑफ मुस्लिम्स, नो, सो एंड द बांग्लादेश वाज ऑफ बंगालीज। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन था, इसके चलते क्या हुआ कि जो बांग्लादेश के लोग थे उन्होंने सोचा कि हमें खुद का नेशन बनाना है, हमें पाकिस्तान के अंडर नहीं रहना। तो जो भी है, ये उनकी डेमोक्रेटिक राइट्स थी, ठीक है, उनकी डेमोक्रेटिक राइट्स थी। लेकिन ये जो चीज थी उन्होंने नहीं मानी, उन्होंने इग्नोर करी। किसने? पाकिस्तान ने। मिलिट्री रूल जो पाकिस्तान का था उन्होंने इग्नोर किया, और इसी वजह से उनको इतनी महंगी कीमत चुकानी पड़ी। ड्यू टू ग्रेट डिस्टेंस बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान, द पाक आर्मी कुड नॉट easily reach East Pakistan. India had surrounded the sea route also, therefore supplies to Pak armies were also hampered. तो अपन तो जानते ही है, बांग्लादेश इस तरफ है इंडिया के और पाकिस्तान इस तरफ है, मतलब ईस्ट और वेस्ट में है दोनों। सो बेसिकली इस वजह से जो पाकिस्तान की, क्योंकि वॉर में बहुत सी चीजों की जरूरत पड़ती है, वेपन्स की जरूरत पड़ती है, फूड्स की जरूरत पड़ती है, और भी कई चीजों की जरूरत पड़ती है। अब यहाँ पे जो आर्मी गई लड़ने के लिए पाकिस्तान की तरफ से, वो जो लोग थे उनको तो उनको खाना नहीं पहुंच पा रहा, मेडिसिन नहीं पहुंच पा रही। अगर किसी को कुछ लग गया, कुछ हो गया, तो उनको ठीक नहीं किया जा पा रहा, उनको अच्छे वेपन्स नहीं दिए जा पा रहे। ऐसा नहीं था कि हो नहीं पा रहा, बट द थिंग इज डिस्टेंस बहुत ज्यादा था, तो ये कवर करने में टाइम लग जा रहा था, और इस वजह से जो है ये भी एक रीजन था उनके हारने का। देन व्हाट, है ना। फिर आगे देखते हैं अपन। Due to oppressive activities of Pakistan, lakhs of refugees came to India and therefore India got the opportunity to interfere in the affairs of Pakistan. और दूसरी बात, ये जितनी भी चीजें थी इनकी थी तो किसके साथ? ईस्ट पाकिस्तान के साथ थी, बांग्लादेश के साथ थी। लेकिन क्यों ये वो हारे? क्यों? क्योंकि इंडिया मिल गया। इंडिया वाज हैविंग अ ग्रेट मिलिट्री, ठीक है। तो जब इंडिया मिल गया तो पाकिस्तान नहीं जीत सकता। तो ड्यू टू ऑपरेसिव एक्टिविटीज, पाकिस्तान इतना ऑपरेसिव काम कर रहा था कि बहुत से जो रेफ्यूजीज थे क्या बहुत सारे जो रेफ्यूजीज थे बांग्लादेश के, वो कहाँ आ गए? इंडिया आ गए। और इस वजह से इंडिया ने अफेयर मतलब इंटरफेयर किया उनके मामलों में, और बेसिकली एक वॉर डिक्लेयर हुई और फिर वो वॉर हार गए। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट अपन को अच्छे से याद रखना है। हाँ, और हाँ, अपन को यहाँ पे देखना, इनके जो जनरल थे, आर्मी जनरल थे, उनका नाम था नियाजी, सॉरी, जनरल नियाजी, ठीक है। तो इनका नाम अपन को अच्छे से याद रखना है। अपने जो उस टाइम आर्मी जनरल थे वो कौन थे? जगजीत सिंह अरोड़ा। इनका नाम अपन को अच्छे से याद रखना है। जो यहाँ पे डेट्स है, ठीक है, जैसे कि 16 दिसंबर 1971 को ढाका में क्या हुआ था कि लेटर ऑफ सरेंडर किया गया था, तो मतलब साइन किया गया था। तो ये डेट याद रखनी है। ये सब कुछ चालू कहाँ से होता है? 12 नवंबर 1971 से, ये याद रखना है ना। और कितने दिन का इंडो पाक वॉर हुआ था? 14 दिन का, ये भी याद रखना है। अभी अपन कुछ इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स पढ़ लेते हैं किसके? 1971 इंडो पाक वॉर वर एज फॉलो, मतलब जो इंपॉर्टेंट इवेंट हुए इंडो पाक वॉर के, वो कुछ इस तरीके से थे। सो बांग्लादेश वॉज फॉर्म्ड, ठीक है। बांग्लादेश जो था वो बना सबसे पहले, तो
हाँ, सॉरी, इम्पोर्टेंट इफेक्ट, सॉरी नॉट इवेंट, इम्पोर्टेंट इफेक्ट्स ऑफ 1971, इस इंडो पाक की जो वॉर हुई उसके बाद इफेक्ट्स क्या हुए। सो अगर हम देखें तो सबसे पहले तो बांग्लादेश बन के खड़ा हो गया, जो पहले ईस्ट पाकिस्तान था, पहले पाकिस्तान के अंडर आता था, अब एक वो नया देश उभर के आ गया। देन व्हाट, अ रिडक्शन इन द एरिया, पॉपुलेशन एंड स्ट्रेंथ ऑफ पाकिस्तान। अब बांग्लादेश एक बहुत बड़ी टेरिटरी है, मतलब अगर देखा जाए एरिया के मामले में, अगर पाकिस्तान से कंपेयर किया जाए, भले पाकिस्तान से बड़ी ना हो लेकिन फिर भी एक बहुत अच्छी कंपेरेबल टेरिटरी है। तो इतनी बड़ी टेरिटरी जो है, इतनी बड़ी जो लैंड है, वो पाकिस्तान से चला गया, है ना। और दूसरी बात, उनकी जो पॉपुलेशन, ऑब्वियस बात है, ईस्ट बंगाल में कितने सारे लोग रहते थे, तो उनकी जो पॉपुलेशन है वो कम हो गई, जो स्ट्रेंथ है वो कम हो गया पाकिस्तान का। तो ये हुई सबसे पहली बात, तो रिडक्शन इन द एरिया, population and strength of Pakistan. Then what? The defeat after the 1965 and 1971 a war had a demoralizing effect on Pakistan. अब जो डिफीट हुआ कब, 1965 में, 1971 में, इन दोनों ही सालों में जो हार झेलनी पड़ी पाकिस्तान को, उसका एक डीमोरलाइजिंग इफेक्ट हुआ पाकिस्तान में, ठीक है। Then what? India could understand that America is no longer a well wisher of Pakistan. Sorry. So India को एक तो ये बात समझ में आ गई कि अमेरिका जो है अब वो कोई नो लॉन्गर अ वेल विशर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान को जो इतनी बुरी हार मिली, पाकिस्तान के अब पास ना इतनी अच्छी स्ट्रेंथ रही, ना एरिया रहा, ना पॉपुलेशन रहा। तो बेसिकली अब समझ में आ गया था इंडिया को कि अमेरिका इज नो लॉन्गर अ वेल विशर ऑफ पाकिस्तान। अमेरिका अब वेल विशर नहीं था किसका, पाकिस्तान का। पाकिस्तान के लिए जो अमेरिका सोचता था, अच्छा सोचता था, उसको बचाने की सोचता था, अब ऐसा कुछ भी नहीं था। एंड इंडिया इंटेंसिफाइड इट्स फ्रेंडली रिलेशंस विद रशिया। लेकिन इंडिया के जो फ्रेंडली रिलेशंस थे किसके साथ, रशिया के साथ, वो और गहरे होने लगे। इंडिया इंटेंसिफाइड इट्स फ्रेंडली रिलेशंस विद रशिया। Then what? This war was also an indirect setback for America and China, who have sympathies for Pakistan. और ये जो वॉर था वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक सेटबैक था, किसके लिए, अमेरिका और चाइना के लिए, जो बहुत सिंपैथी दिखाते थे पाकिस्तान को। तो उनको एक करारा जवाब मिला कि यू नो पाकिस्तान इज नोवेयर इन फ्रंट ऑफ इंडिया। तो ये चीज हुई इनडायरेक्ट सेटबैक फॉर अमेरिका एंड चाइना हु हैव सिंपैथीज फॉर पाकिस्तान। इनडायरेक्ट सेटबैक मतलब कि हमने अमेरिका और चाइना को भी पहले से वार्न कर दिया कि दिस इज व्हाट आर कैपेसिटी, आर पोटेंशियल, ठीक है। देन व्हाट, एट द टाइम ऑफ द इंडो पाक वॉर ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज सेट असाइड देयर म्यूचुअल डिफरेंसेस एंड द प्रॉब्लम ऑफ बांग्लादेश लिबरेशन बिकेम अ नेशनल इशू। तो ये एट द टाइम ऑफ इंडो पाक वॉर, ये जो इंडो पाक वॉर का जो टाइम था, उस टाइम पे जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी, ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज सेट असाइड देयर म्यूचुअल डिफरेंसेस, उन्होंने अपने अंदर के जो म्यूचुअल डिफरेंसेस है उन्हें छोड़ दिया, ठीक है। एंड द प्रॉब्लम ऑफ बांग्लादेश लिबरेशन, जो ये बांग्लादेश की जो लिबरेशन वाली प्रॉब्लम थी, मतलब कि बांग्लादेश को जो ऑटोनॉमी चाहिए थी, अपनी गवर्नमेंट बनानी थी, ये जो प्रॉब्लम थी उसको एक नेशनल इशू माना गया। दैट इज व्हाट, देखो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है, जितने भी अलग अलग लोग हैं, जितने भी अलग अलग धर्म है किसी भी नेशन में, वो आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है, मतलब एक बार को समझ में आता है। बट व्हेन देयर इज सम एक्सटर्नल फोर्स अफेक्टिंग योर कंट्री, तुम सबको साथ में हो जाना चाहिए। अगर तब भी तुम ये सोच रहे हो कि किसी तरह ये अच्छा मौका है, हम सामने वाले को आउटशो कर सकते हैं, तो शायद वो समय कभी आए ही ना कि तुम कभी आउटशो कर पाओ, क्योंकि तब तक तुम अपनी कंट्री को हार चुके होगे। इसीलिए जब कोई भी चीज कभी भी कोई एक्सटर्नल इफेक्ट हो रहा है, कोई एक्सटर्नल अफेयर्स हो रहे हैं तुम्हारे क्या बोलते हैं कंट्री के ऊपर, कोई एक्सटर्नल एजेंट तुम्हारी कंट्री की यूनिटी को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो तुम्हें समझना होगा कि तुम्हें इस टाइम पे यूनिटी और बढ़ानी है, क्योंकि कोई बाहर वाला तुम्हारी नहीं सोच रहा, उन सबको अपनी बड़ी है। सो दिस व्हाट हैपेंड गुड कि सारे जो म्यूचुअल डिफरेंसेस, मतलब जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज थी, उन्होंने अपने अंदर के डिफरेंसेस को पीछे रखा और सबने एक साथ बांग्लादेश के लिबरेशन की सोची, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। इट हैड अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान। ये इसने एक ग्रेट इम्पैक्ट दिया इंटरनल पॉलिटिक्स पे पाकिस्तान के, मतलब पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिक्स चल रही थी उस पे एक ग्रेट इम्पैक्ट हुआ, उस पे एक बहुत बड़ा असर पड़ा, किसका, इंडो पाक वॉर का, सॉरी।
the great impact on the internal politics of Pakistan. People wanted Yahya Khan to resign. लोग क्या चाहते थे कि याहा खान जो है, ठीक है, वो रिजाइन कर, ठीक है, याहा खान जो है उनको रिजाइन कर देना चाहिए. डिमॉन्स्ट्रेशंस वर हेल्ड इन पाकिस्तान बिकॉज ऑफ द डिफीट. बहुत सारी डिमॉन्स्ट्रेशंस हुई पाकिस्तान में इस डिफीट के चलते, इस हार के चलते, ठीक है. Yahya Khan has to resign and Zulfikar Ali Bhutto came into power who faced many problems along with the powers. तो याहा खान जो था, जो यहया खान जो भी है ये, तो इन्होंने तो सबसे पहले रिजाइन कर दिया. लोगों ने इतनी इतना परेशान किया कि बेसिकली इनको रिजाइन करना ही पड़ा. और गुल्फिकार अली भूतो ये जो इंसान था वो पावर में आया इसके बाद, और उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ी पावर में आने के बाद. Many problems along with the powers. Divided mindset, and divided leadership, all were unfortunate for the country. तो divided public opinion मतलब कि कुछ लोगों का ओपिनियन कुछ और था, कुछ लोगों का ओपिनियन कुछ और था. डिवाइडेड माइंडसेट, माइंडसेट समझ में आ रहा है ना, मतलब कि कुछ लोग कुछ और सोच रहे हैं, कुछ लोग कुछ और सोच रहे हैं, कुछ लोग की मेंटल थिंकिंग कुछ और है, कुछ लोग की कुछ और है. एंड डिवाइडेड लीडरशिप, डिवाइडेड लीडरशिप मतलब कि कोई कुछ लोग किसी और को अपना मतलब किसी और को पावर में देखना चाहते हैं, कुछ लोग किसी और को पावर में देखना चाहते हैं. जो लीडर है उसको किसी और के साथ सिंपैथी है, किसी के साथ सिंपैथी नहीं है. तो ये जितनी भी ये डिविजन्स थी, ऑल वर अनफॉर्चुनेट फॉर द कंट्री. सारे लोग बहुत अनफॉर्चुनेट थे, किसके लिए? कंट्री के लिए, फॉर द कंट्री. फाइन. तो ये सारे पॉइंट्स थे किसके? अफेक्ट्स ऑफ 1971. ये ऐसे के ऐसे आ सकते हैं. दीज थिंग्स आर ऑन पॉइंट्स, दैट्स व्हाई आई एम नॉट राइटिंग इट. ये जो इससे ऊपर भी पॉइंट्स थे, ठीक है, कि तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कि बताओ कि पाकिस्तान की जो वॉर थी उसका रीजन क्या था, क्यों पाकिस्तान हार गई और इंडिया जीत गई. तो दीज आर द पॉइंट्स. कि उनकी आर्मी वीक थी, उनका डिस्टेंस बहुत ज्यादा था ईस्ट पाकिस्तान और पाकिस्तान में. तो ये सारी चीजें अपन को अच्छे से करना है. दीज पॉइंट्स आर परफेक्ट. देन जब ये जो पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट इफेक्ट ऑफ 1971 इंडो पाक वॉर, ठीक है, तो ये जो इफेक्ट्स हैं, ये भी पूछ मतलब ऑब्वियसली ये पूछ सकते हैं, इसको बहुत हाईलाइट करके दिया गया है कि इंडो पाक वॉर जो हुआ इसके बाद क्या असर पड़ा. तो जैसे कि बांग्लादेश फॉर्म हुआ, पाकिस्तान की स्ट्रेंथ कम हुई, एरिया कम हुआ. जो अमेरिका था, चाइना था, जिनको सिंपैथी थी किसके साथ? पाकिस्तान के साथ, उनको बहुत ही करारा जवाब मिला कि व्हाट आर पोटेंशियल इज. ठीक है, तो ये सारी चीजें हुई. पाकिस्तान के इंटरनल पॉलिटिक्स जो थी वो बिगड़ गई. और जो इंडिया था उसमें जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स थे उन्होंने मिलके बांग्लादेश के लिबरेशन की सोची. सो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ये दीज पॉइंट्स आर रियली गुड. नाउ राइज ऑफ बांग्लादेश. अपन को अब ये देखना है कि बांग्लादेश कैसे बढ़ा. ठीक है, ये बांग्लादेश किस तरीके से बढ़ने लगा. अब बांग्लादेश अलग तो हो गया, बांग्लादेश की फॉर्मेशन तो हो गई. अब अपन देखेंगे कि बांग्लादेश कैसे तरक्की कर रहा है, बेसिकली कैसे उभर के आया. सो rise of Bangladesh. Bangladesh came into being as a sequel to the Indo-Pak War of 1971. तो बांग्लादेश जो है, सॉरी, so Bangladesh जो है came into a being as a sequel to the Indo-Pak War of 1971. तो बांग्लादेश कब मतलब बांग्लादेश कब एग्जिस्टेंट में आया? एग्जिस्ट तो पहले भी करता था, बट एज एज देयर ओन गवर्नमेंट वो कब एग्जिस्टेंट में आया? जब इंडो पाक वॉर हुआ 1971 का, और ये फ्री हो गया. कौन? बांग्लादेश. When people of East Bengal revolted against the Pakistani rule, India's sympathy was for the Bangla freedom fighters. तो जब जो ईस्ट बंगाल के जो लोग थे जो पाकिस्तानी रूल के लिए रिवोल्ट कर रहे थे कि हमें पाकिस्तानी रूल नहीं चाहिए, ईस्ट बंगाल रिवोल्टेड अगेंस्ट द पाकिस्तानी रूल, इंडिया सिंपैथी वाज फॉर द बांग्ला फ्रीडम फाइटर्स. इंडिया की सिंपैथी किसके तरफ थी? जो बांग्ला के फ्रीडम फाइटर्स थे, मतलब बांग्लादेश के जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनकी तरफ इंडिया की सिंपैथी रही. इंडिया स्ट्रांगली अपोज द क्रूल suppression of these freedom fighters by the military. One second. हाँ, so क्या? India strongly opposed the cruel suppression of these freedom fighters by the military dictator of Pakistan. तो इंडिया बहुत ही strongly oppose करता था ये जो cruel suppression. suppression मतलब कि cruel suppression मतलब कि जो दबाया जा रहा था वहां के लोगों को, उनकी आवाज दबाई जा रही थी, उनकी सुनी नहीं जा रही थी, इस चीज को इंडिया strongly oppose करता था,
है ना, जो इनकी जो आवाज दबाई जा रही थी फ्रीडम फाइटर्स की, किसके द्वारा? मिलिट्री डिक्टेटर ऑफ पाकिस्तान, ये जो डिक्टेटरशिप चल रही थी पाकिस्तान में मिलिट्री रूल की, तो इसके द्वारा। Frightened by the genocide by Pakistan, many refugees from East Bengal came to India. Frightened by the मतलब कि ये जो भी पाकिस्तान उन लोगों के साथ कर रहा था, जैसे उनको ट्रीट कर रहा था, उससे डर के काफी बांग्लादेशी जो लीडर्स थे, वो कहाँ, सॉरी, बहुत सारे बांग्लादेश के जो लोग थे वो किधर आ गए थे? इंडिया में आ गए थे। ठीक है, इंडिया अरेंज्ड फॉर देयर स्टे, फूड एक्सेट्रा एंड इम्पेयर ट्रेनिंग टू द सोल्जर्स ऑफ द मुक्ति वाहिनी। अब इंडिया ने ऐसे टाइम पे बांग्लादेश की बहुत हेल्प करी। ट्रस्ट मी, और ट्रस्ट मी क्या, वी कैन सी ईस्ट पाकिस्तान से जितना पाकिस्तान पास नहीं था, उससे ज्यादा इंडिया पास था। वी शेयर बॉर्डर्स विद देम। ठीक है, सो बेसिकली दैट्स व्हाई इट वाज वेरी इजी फॉर अस टू ट्रेन देम। तो जितने भी रेफ्यूजीज या जितने भी लोग इंडिया में आए, हमने क्या किया, उनके स्टे के लिए, उनके रहने के लिए, उनके खाने पीने के लिए हमने बंदोबस्त किया। एंड हमने उनके सोल्जर्स को, मतलब ये जो मुक्ति वाहिनी के जो सोल्जर्स थे, उनको भी ट्रेनिंग दी। Training to the soldiers of Mukti Bahini. This boosted up the morale of the Bangladeshi refugees. अब इसके वजह से क्या हुआ, बांग्लादेशी रेफ्यूजी जो थे उनका मोरल स्ट्रांग हुआ, उनमें कॉन्फिडेंस आया कि नहीं भाई, we can become free from the Pakistani rule. So then what happened? On 26th March 1971, Sheikh Mujibur Rahman made a declaration through a secret broadcast about the independent Bangladesh. याद रखने हैं ये डेट अपन को अच्छे से, 26 मार्च 1971 की बात है। जो शेख मुजीबुर रहमान, ये जो शेख थे, मतलब जो लीडर थे बेसिकली किसके, अपने अवामी लीग के जो लीडर थे, उन्होंने 26 मार्च 1971 को एक डिक्लेरेशन दिया, एक सीक्रेट ब्रॉडकास्ट पे, कि एक जो बांग्लादेश है वो अब एक इंडिपेंडेंट जगह है। किसके बारे में? इंडिपेंडेंट बांग्लादेश के बारे में। एंड द ऑपरेसिव एक्टिविटीज ऑफ वेस्ट पाकिस्तान स्टार्टेड, और यहीं से वेस्ट पाकिस्तान की ऑपरेसिव एक्टिविटीज चालू हो गई। ऑपरेसिव एक्टिविटीज ऑफ वेस्ट पाकिस्तान स्टार्टेड। Ultimately on 17th April 1971, ultimately क्या हुआ, 17th April 1971 में a declaration was made regarding the independent sovereign state of Bangladesh, and governments world over were requested to give recognition to this new country. तो 17th April 1970, पहले तो ये जो 26 मार्च 1971 में क्या हुआ, एक सीक्रेट ब्रॉडकास्ट किया गया, किसके द्वारा? शेख मुजीबुर रहमान के द्वारा एक सीक्रेट ब्रॉडकास्ट में बोला गया कि नाउ बांग्लादेश इज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। लेकिन 17th अप्रैल 1971 में क्या किया गया, डिक्लेरेशन वॉज मेड रिगार्डिंग द इंडिपेंडेंट सोवेरियन स्टेट ऑफ बांग्लादेश, मतलब कि एक डिक्लेयर कर दिया गया सबके सामने, खुलकर डिक्लेयर कर दिया गया कि नाउ बांग्लादेश is an independent country and it will have its own government। और इस गवर्नमेंट को, इस नई कंट्री को पूरे देश ने रिकॉग्नाइजेशन दी कि हाँ अब ये एक नई कंट्री है। During the liberation struggle, about 1 crore Bangla refugees came to India. During the liberation struggle, ये जो struggle हो रही थी liberation के लिए मतलब कि बांग्लादेश को बढ़ाने के लिए, about 1 crore बांग्ला refugees, 1 करोड़ बांग्ला के जो refugees थे वो कहाँ आए थे? इंडिया आए थे। 1 crore बांग्ला refugees came to India. Now what? It was directly affecting the security and unity and integrity of India. अब इन सब की वजह से क्या हो रहा था, जो इंडिया की सिक्योरिटी थी, इंडिया की जो यूनिटी थी, इंटीग्रिटी थी, वो कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रही थी इस चीज से। For peaceful solution of the Bangladesh problem, the then Prime Minister Smith Indira Gandhi toured many western countries but she could not get the needed success। तो इस पीसफुल सोल्यूशन के लिए, किसके लिए? बांग्लादेश की जो प्रॉब्लम थी, इसको इसके पीसफुल सोल्यूशन के लिए जो प्राइम मिनिस्टर थी उस वक्त, अपनी इंदिरा गांधी, उन्होंने कई वेस्टर्न कंट्रीज में टूर किया, लेकिन कुछ इतनी सक्सेस उनको मिली नहीं वहां से। अल्टीमेटली वॉर ब्रोक बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। अल्टीमेटली क्या हुई, जंग हो गई, किसके बीच में? इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में जंग हो गई। कब हुई ये जंग? 3rd December 1971। इट्स डी है, ओके। सो 3rd December 1971 में अल्टीमेटली जो वॉर है वो ब्रोक हो गई। Then what? India gave recognition to Bangladesh on 6th December 1971।
तो इंडिया ने जो बांग्लादेश को रिकॉग्नाइजेशन दे दी, रिकॉग्नाइजेशन मतलब कि उसको एक इंडिपेंडेंट कंट्री मान लिया। कितने में? 6 दिसंबर 1971 में इंडिया ने उनको एक इंडिपेंडेंट कंट्री मान लिया एट द रिक्वेस्ट ऑफ द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। एक जो एट द रिक्वेस्ट ऑफ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश के जो फॉरेन मिनिस्टर थे उनके रिक्वेस्ट पे ये चीज हुई थी कि इंडिया ने रिकॉग्नाइजेशन दे दिया था किसको? बांग्लादेश को। कब दे दिया था? 6 दिसंबर 1971 को। देन व्हाट? On 8th December, Bangladesh appointed Hussain Ali as its first ambassador to India. 8th December 8 दिसंबर में बांग्लादेश ने एक अपने फर्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया को अपॉइंट किया, और वो कौन थे? हुसैन अली। ये सारे नेम्स और ये डेट्स अपन को अच्छे से याद रखना है। ऑन 10th December 1971, Bangladesh signed its first treaty with India, under which India offered to help Bangladesh for its nation building activities on military and economic basis. तो क्या हुआ? 10 दिसंबर 1971 में बांग्लादेश साइन इट्स फर्स्ट ट्रीटी विथ इंडिया। तो एक पहली ट्रीटी साइन करी किसने? बांग्लादेश ने। किसके साथ? इंडिया के साथ। अंडर विच इंडिया ऑफर, जिसमें इंडिया ने ऑफर किया टू हेल्प बांग्लादेश फॉर इट्स नेशन बिल्डिंग, जिसमें इंडिया ने अपने नेशन बिल्डिंग के लिए, उस देश को आगे बढ़ाने के लिए, उस देश को डेवलप करने के लिए हेल्प प्रोवाइड करेगा। कौन? इंडिया हेल्प प्रोवाइड करेगा, ऐसा साइन किया गया। किसके द्वारा? इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ये ट्रीटी साइन करी कि हाँ, इंडिया तुम्हें डेवलप करने में हेल्प करेगा। नाउ व्हाट? और ये किस तरह की एक्टिविटीज होंगी? बेसिकली इकोनॉमिक और मिलिट्री की जो एक्टिविटीज होंगी, इसमें इंडिया तुम्हारी हेल्प करेगा। देन सून आफ्टर द डिफीट ऑफ पाकिस्तान, जस्ट जैसे ही पाकिस्तान की डिफीट हुई, सून आफ्टर द डिफीट ऑफ पाकिस्तान, द गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश वाज सेट अप इन ढाका। बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट थी वो सेटअप हुई कहाँ पे? ढाका में। द गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश वाज सेट अप इन ढाका। Yielding to the pressure of India and international community, Pakistan had to release Sheikh Mujibur Rahman, leader of the Awami League, on 8 जनवरी 1971। जब इंडिया की तरफ से बहुत प्रेशर आया और जब पूरी दुनिया की तरफ से बहुत प्रेशर आया, तो पाकिस्तान मजबूर हो गया और उसको क्या करना पड़ा? उसको शेख मुजीबुर रहमान को रिलीज करना पड़ा। सो due to the pressure of India and international community, Pakistan had to release Sheikh Mujibur Rahman, leader of the Awami League. We know that. So कब ये रिलीजेशन, कब मतलब ये रिलीज कब किया गया? उनको रिलीज कब किया गया? 8 जनवरी 1971 को इनको जो है रिलीज कर दिया गया। Okay, then what happened? मुजीबुर रहमान expressed this gratitude to India after release। जो अपने इंडिया ने, ऑब्वियसली बात है, इंडिया ने जो प्रेशर लगाया पाकिस्तान की तरफ और जो पूरे दुनिया ने प्रेशर लगाया पाकिस्तान की तरफ, उसके वजह से हुआ क्या कि जो मुजीबुर रहमान थे, जब वो रिलीज हुए, मतलब जिनके ये प्रेशर के वजह से जो पाकिस्तान ने इनको रिलीज किया, कब? 8 जनवरी 1971 को। तो मुजीबुर रहमान ने अपना ग्रेटिट्यूड शो किया इंडिया की तरफ जब वो रिलीज हो गए। ठीक है। टू एस्टैब्लिश बांग्लादेश एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, to establish Bangladesh as an independent country, a second treaty between the two countries was signed। तो बांग्लादेश को एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाने के लिए एक दूसरी ट्रीटी साइन करी गई दो कंट्रीज के बीच में। ठीक है। टू एस्टैब्लिश बांग्लादेश एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, सेकेंड ट्रीटी बिटवीन द टू कंट्रीज was signed। India took the responsibility of solving its economic and internal and external problems। इंडिया ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई कि हाँ, हम बांग्लादेश की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को, इंटरनल प्रॉब्लम्स को, एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स को, इन सबको सॉल्व करने में हम उनकी हेल्प करेंगे। ठीक है। Then what happened? After India and Bhutan, other countries that recognized Bangladesh as an independent nation were uh, East Germany, Nepal, Burma, West European countries, Malaysia, Indonesia, etc। तो बेसिकली इंडिया एंड भूटान, मतलब इंडिया और भूटान के बाद जो अलग दूसरी कंट्रीज थी जिन्होंने बांग्लादेश की रिकॉग्नाइजेशन को एक्सेप्ट किया कि हाँ, दिस इज बांग्लादेश इज नाउ एन इंडिपेंडेंट कंट्री। तो वो कंट्रीज कौन थी? ईस्ट जर्मनी, नेपाल, बर्मा, वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज, मलेशिया, इंडोनेशिया, इन सब ने माना कि हाँ, नाउ बांग्लादेश इज एन इंडिपेंडेंट नेशन।
In January 1971, a solidarity conference of Afro-Asian countries was held in Kahira, and India again showed its nobility by getting Bangladesh admitted as its permanent member. तो जनवरी 1971 में एक सॉलिडरिटी कॉन्फ्रेंस हुई एफ्रो एशियन कंट्रीज में, ठीक है। कहाँ पे हुई थी? ये काहिरा में। और इंडिया ने फिर से अपनी नोबिलिटी शो करी, अपना बड़प्पन शो करा। सॉरी। सो इंडिया ने फिर से अपना बड़प्पन शो किया बाय गेटिंग बांग्लादेश, बांग्लादेश को एडमिट कराया कहाँ पे? परमानेंट मेंबर बनाया। किसका? ये एफ्रो एशियन कंट्रीज की जो सॉलिडरिटी कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें किसको एडमिट कराया? बांग्लादेश को एडमिट कराया। देयरफॉर इंडिया कंटिन्यूड लेंडिंग सपोर्ट टू बांग्लादेश फ्रॉम टाइम टू टाइम इन डिफरेंट सेक्टर। और इसी वजह से इंडिया ने समय मतलब टाइम टू टाइम, मतलब हर बार जो है इंडिया ने बांग्लादेश को बहुत सारी अलग अलग सेक्टर्स में हेल्प करी है। India continued lending support to Bangladesh from time to time in different sectors. India made arrangements with Bangladesh in the sector of business and culture. तो इंडिया ने बहुत सारे एग्रीमेंट्स बनाए बांग्लादेश के साथ। कौन से? ये बिजनेस और कल्चर के सेक्टर्स में, अलग अलग सेक्टर्स में, ठीक है। तो ये बना, सबसे पहले तो बहुत सारे एग्रीमेंट्स बने sector of business and culture. On 9th August 1972, India supported Bangladesh in getting membership of the United Nations organization, but China used its veto and India could not succeed in this matter. So we know that China और India के जो relations हैं वो अच्छे नहीं हैं, और China किसके टीम में है? पाकिस्तान की टीम में है। So 9th अगस्त 1972 को जो है क्या हुआ कि इंडिया ने बांग्लादेश को सपोर्ट किया और उसको किसी तरह मेंबरशिप दिलाने की कोशिश करी। कहाँ की? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की सपोर्ट दिलाने की कोशिश करी। बट जो चाइना था उसके पास वीटो का पावर है, ठीक है। अब चाइना ने अपने वीटो का पावर यूज किया और इस प्रपोजल जो मिला था किसको? बांग्लादेश को जो प्रपोजल मिला था उसको सक्सीड नहीं होने दिया। सो ऑन 19th August 1972, India supported Bangladesh in getting membership of the United Nations organization, but China used its veto and India could not succeed in this manner. ठीक है। देन व्हाट? तो इसके मैं नोट्स लिखवा देती हूँ। ये जो क्या, राइज ऑफ बांग्लादेश, हाउ वी हेल्प्ड बांग्लादेश एंड एवरीथिंग। ठीक है। तो पहली लाइन तो अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट है कि Bangladesh came out to be an independent nation after the Indo-Pak War, है ना। इंडियन सिंपैथी कहाँ थी? बांग्लादेश की तरफ थी। फाइन। सो ड्यूरिंग द वॉर and the Bangladesh sufferings, many refugees came to India. What then India do? India, oh sorry. India trained them and also their stay and food. Fine. Then what happened?
on 26th March 1971 शेख मुजीबुर रहमान मेड अ डिक्लेरेशन, है ना, तो अपन को ये भी पता है कि ये डेट्स अपन को अच्छे से याद रखना है। ऑन 26 मार्च 1971 शेख मुजीबुर रहमान made a secret declaration on a broadcast about independent Bangladesh. साथ ही on 17th April 1971 it was a declaration that Bangladesh is now an independent country. So on 17th April it was declared that Pakistan, sorry, is now an independent nation. Ultimately, war broke down between India and Pakistan on 3rd December 1971. Then what happened? India gave now there are in this paragraph it's all about dates. ठीक है, तो I am writing the dates. So 6th December 1971, India gave recognition to Bangladesh. 8th December, Bangladesh appointed Hussain Ali its first ambassador of India. Fine. And then what? On 10 December 1971, Bangladesh signed its first treaty with India. Sorry. क्या डेट थी? 10th December 1971, first treaty with India. और ये treaty क्या कहती थी कि basically India would offer help in nation building to Bangladesh. ठीक है, सो ये कुछ चीजें हुई थी अपने 1971 के टाइम पे, है ना। देन व्हाट हैपेंड, एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट डेट है वो है 8th जनवरी 1971, पाकिस्तान रिलीज्ड मुजीबुर रहमान, है ना। देन व्हाट हैपेंड, ये सारी चीजें हुई। देन पाकिस्तान जो इंडिया ने जो बांग्लादेश की बहुत हेल्प करी थी, किस किस तरीके से हेल्प करी थी? सबसे पहले तो उन्होंने एक और ट्रीटी साइन करी थी। सो आफ्टर दैट
India signed another treaty to help Bangladesh. Then what? Many countries recognized the existence of Bangladesh. Sorry, Bangladesh also they have tried to make Bangladesh sorry Bangladesh as the member of United Nations Organization, but she couldn't succeed. ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे हम आगे पढ़ेंगे।